तो स्वागत है आप सभी का पेगासस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन जो है वो शुरू करेंगे इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में इसको हिंदी में क्या कहेंगे, भारतीय इतिहास। हिस्ट्री में देखें, अभी आपके जैसे सीजीएल के अंदर 25 क्वेश्चंस आते हैं और चूंकि जो है वो टीयर 2 की ही जो है वो मेरिट जुड़ती है। अब टीयर 2 के बेसिस पे जो है वो मेरिट बनती है। तो 25 सवालों में से अब अभी जो देखें पेपर हुए हैं 2022 के, और तो उसमें ये पैटर्न देखा गया है कि लगभग 3-4 सवाल, इवन तक 5 क्वेश्चन तक जो है वो 4 क्वेश्चन तक किसके पूछे गए, हिस्ट्री के जो है वो पूछे गए। टीयर 1 में भी आप मान करके चलें 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे और टीयर 2 में भी जो है वो इतने सवाल आते हैं। अब हिस्ट्री को देखें पढ़ना कैसे, और ऐसे से देखें बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। अभी हिस्ट्री के जो है वो बड़े बेसिक से जो है वो सवाल जो है वो आ रहे हैं। तो अब हिस्ट्री के अंदर पढ़ना क्या है और कैसे जो है वो पढ़ना है, तो देखिए सब्जेक्ट का भी मैं आपको थोड़ा सा जो है वो आउटलाइन बता देता हूँ। ब्रीफ में आपको बता देते हैं कि अपन यहाँ पर जो है वो हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, अपनी क्या अप्रोच रहेगी सीजीएल वगैरह को जो है वो ध्यान में रखते हुए, और फिर उसके बाद जो है वो ये अपन सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो देखें हिस्ट्री को कितने सेक्शंस में जो है वो डिवाइड करके जो है वो अपन पढ़ेंगे, 3 सेक्शंस के अंदर। सबसे पहला सेक्शन अपना जो है वो रहेगा एंशंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का जो है वो इतिहास। दूसरा सेक्शन जो है वो अपना रहेगा वो रहेगा मिडाइवल हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री हिंदी में इसको क्या कहेंगे साहब, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा सेक्शन जो है वो अपना रहेगा वो रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री का। थर्ड रहेगा मॉडर्न, इसको क्या कहेंगे, आधुनिक। देखें इन तीनों सेक्शन में जो सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है और जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसके ऊपर अपन को ज़्यादा फोकस जो है वो करना है, सबसे ज़्यादा जो है वो तवज्जो देनी है, वो तो देनी है अपन को मॉडर्न हिस्ट्री को। क्योंकि इसी में से आप मान करके चलो कि अगर जैसे 4 क्वेश्चन आते हैं कि और बड़े सिंपल आते हैं, तो ये पूरी संभावना है कि वो 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो सभी के सभी मॉडर्न से होंगे। लेकिन इस बार सीजीएल में देखें या इससे पहले भी अगर आप पेपर देखेंगे तो 2022 के पेपर वगैरह में मिडाइवल में से भी जो है वो किताबों में से जो है वो प्रश्न पूछे थे, बुक्स में से जो है वो पूछे थे। जैसे किताब पूछी थी कि तबकात नासिरी की जो है वो लेखक कौन है। ठीक है, तो तबकात नासिरी एक बुक है मिडाइवल हिस्ट्री की जो हसन निज़ामी द्वारा जो है वो लिखी गई थी। तो अपन मिडाइवल हिस्ट्री को भी जो है वो पढ़ेंगे, फोकस करेंगे देखें मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, और एंशंट हिस्ट्री को भी जो है वो अपन पढ़ेंगे। अब समझना ये है कि देखें हिस्ट्री पढ़ने का पैटर्न क्या है और कौन कौन से टॉपिक जो है वो अपन एंशंट, मिडाइवल और मॉडर्न के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। तो देखें अगर अपन सबसे पहले बात करें एंशंट हिस्ट्री की, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के अंदर देखें अपन सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे या शुरुआत होती है देखें सिंधु घाटी से। देखें मैं ये आपको केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो दे रहा हूँ। ठीक है, अपन एक सब्जेक्ट का जो है वो आउटलाइन जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जैसे अपन ने इकोनॉमी के अंदर जो है वो देखा था कि अपन को ये एक आइडिया होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो अपन को पढ़ना क्या है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी एक आउटलाइन वगैरह जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हिंदी में इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए इसका टाइम पीरियड था 2350 से 1750 BC। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है वो टाइम पीरियड क्या था, 2350 टू 1750 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। इसका मतलब ये है कि देखें आज से लगभग 4500 साल पहले 2350, क्या जैसे अगला साल क्या हो जाएगा 2349, उसका अगला ईयर क्या हो जाएगा 2348, उसका अगला ईयर 2347, 46। तो ऐसे करते करते जैसे ये 2350, उसका अगला साल 2349, ये ऐसे करते करते 1 तक आ गए, और 1 2 3 4 5 6 करते करते अभी जो है वो चल रहा है 2023। तो टोटल जो है वो ये साल कितने हो गए, लगभग एक राउंड फिगर में मैं आपको बताऊं तो आज से लगभग 4500 साल पहले सिंधु, इंडस और उसकी जो है वो सहायक नदियों के किनारे, जैसे सिंधु है उसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। तो इनके किनारे पर अब कुछ लोग आकर के जो है वो बसे। अब लोग आकर के जो है वो बसे
तो दिखती बात है कि उनका एक इकोनॉमिक सिस्टम होगा, उनका सोशल सिस्टम होगा, वो जीवन जीने के लिए खेतीबाड़ी करते होंगे, कुछ ट्रेडिंग जो है वो करते होंगे, उनके जो है वो कुछ रिलीजियस बिलीफ वगैरह होते होंगे, धार्मिक मान्यताएं वगैरह होती होंगी, वो मकान बनाते होंगे, वो खेती किस प्रकार से करते थे, मकान बनाने की क्या टेक्नोलॉजी वगैरह हुआ करती थी, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते कि नहीं करते थे। तो इन सब के बारे में जो है वो अपन को पढ़ना होता है। जैसे आपने हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, राखलदास बैनर्जी है, दयाराम साहनी साहब के नाम वगैरह है, ये सुने होंगे। तो इन्हीं को जो है वो अपन को पढ़ना है किसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बहुत ज़्यादा डिटेल में अपन को चीज़ें नहीं पढ़नी है, अपन को बेसिक कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे धौलावीरा है इंडिया के अंदर, लोथल है राजस्थान में जो है वो कालीबंगा है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो आज पाकिस्तान के अंदर पड़ते हैं, रोपड़ वगैरह हो गए, सुत कागेंडोर हो गए, आलमगीरपुर जो है वो हो गए। तो अपन को बेसिक इतना पढ़ना है कि, और एसएससी बड़ा बेसिक पूछती है कि अपना जो है वो प्रश्न गलत ना हो। और बीसी का मतलब है देखें बिफोर क्राइस्ट, ये आप समझ गए होंगे, ईसा के पूर्व, जो ईसा जन्म लिए थे उसके पहले की जितनी भी घटनाएं हैं उसको बीसी कहते हैं। और ईसा के जन्म के बाद अब एक को जो है वो ये माना जाता है ईसा का जन्म, तो उसके बाद वाली घटनाओं को कहते हैं एडी। एडी का मतलब होता है एना डोमिनी, और बीसी का मतलब है जो एक के पहले की घटनाएं है उसको कहते हैं बीसी, जिसको कहते हैं ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे ही खत्म होती है तो उसके बाद जो है वो टॉपिक आता है, देखें, वैदिक कल्चर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, वैदिक संस्कृति। अब इस टाइम पीरियड का, ये वैदिक कल्चर का टाइम पीरियड है मोटा मोटी 1600 से आप ये समझ लो 600 ईसा पूर्व। अब ये टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है, देखें, 4 वेद जैसे लिखे जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है, उपनिषद जो है वो लिखे जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जाते हैं, आरण्यक लिखे जाते हैं। तो वेदों से रिलेटेड फैक्ट्स वगैरह हो गए। जैसे एसएससी ने ये सीधा सवाल पूछा था कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से जो है वो लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से जो है वो लिया गया है, या उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद से संबंधित फैक्ट्स वगैरह जो है वो हो गए। तो इसके अंदर अपन को देखें वापस वही, बहुत गहराई में नहीं पढ़ना है, पर अपन को इतने फैक्ट्स वगैरह और इतने कुछ बेसिक कंसेप्ट वगैरह पढ़ने हैं कि जहाँ से सीधे सीधे जो है वो सवाल लगते हैं। तो वैदिक कल्चर अपना चैप्टर नंबर 2 रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। फिर उसके बाद जो है वो देखें महाजनपद। अभी आपने नाम सुना होगा, देखें, महाजनपद 600 बीसी। देखिए महाजनपद अपन पढ़ेंगे, इनके नाम सारे टोटल 16 हुआ करते थे, 16 महाजनपद। और ये महाजनपद आप ये समझ लो आज के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जो उस समय बड़े बड़े शहर हुए थे, उनको महाजनपद कहा करते थे। जैसे सबसे बड़ा महाजनपद या सबसे ताकतवर और पावरफुल महाजनपद हुआ करता था मगध। तो मगध की जो है वो कैपिटल क्या हुआ करती थी, आपने सुना होगा पाटलिपुत्र वगैरह। तो मगध क्या थे, अवंती है, कुरु, इंद्रप्रस्थ वगैरह ये हुआ करते थे। तो टोटल महाजनपद के अपन नाम पढ़ेंगे, उनकी कैपिटल्स जो है वो पढ़ेंगे। और होता क्या है, देखें, जब ये महाजनपद राइज करते हैं तो इसी के पैरेलल में देखें अपन एक तो पढ़ेंगे जैनिज्म और एक बुद्धिज्म। चौथा टॉपिक जो है वो क्या आ जाता है, जैन और बौद्ध। देखें यहाँ से एसएससी सवाल पूछती है। और जैन आता है तो देखें अपन महावीर साहब के बारे में पढ़ेंगे, वर्धमान, जो कि आगे जा कर के जो है वो महावीर जो है वो बनते हैं। और बौद्ध आता है तो इसके अंदर जो है वो अपन सिद्धार्थ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ ही आगे जा कर के क्या बनते हैं, बुद्ध बनते हैं। तो जैनिज्म के अंदर क्या थ्योरीज है, ठीक है, महावीर साहब कब हुए, इनसे जुड़ी हुई जो है वो बातें। बुद्ध के ऊपर सीधे सीधे सवाल लगता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, कैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनसे रिलेटेड जो है वो किताबें कौन सी है, बुद्ध की जो है वो जीवन से जुड़ी हुई जो है वो किताबें या टर्मिनोलॉजी, या बुद्ध साहब ने जो है वो बातें क्या कही, एकदम बेसिक। अपन को बहुत डिटेल में बुद्धिस्ट फिलोसॉफी या जैनिज्म की फिलोसॉफी जो है वो नहीं पढ़नी है। अपने वो फिलोसॉफी वाला चैप्टर जो है वो नहीं है सिलेबस में। अपन को केवल इनके जीवन से जुड़े हुए फैक्ट कि किस ईयर में ये पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, माता पिता का नाम वगैरह क्या है, इनके जीवन की घटनाएं वगैरह जो है वो क्या है, और थोड़ी बहुत इनकी बातें भी अपन देख लेंगे। और बुद्ध से जुड़ी हुई, जैसे आपने बहुत संगतियों का नाम सुना होगा, बहुत कॉन्फ्रेंस वगैरह टोटल 4 जो है वो हुई है, तो उनके ऊपर भी कई बार सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो हिस्ट्री जब अपन पढ़ेंगे तो जैन और बौद्ध को पढ़ेंगे। अब देखें हिस्ट्री अपन को एसएससी के हिसाब से यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएगी,
ठीक है, अपन को जो है वो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वो सिविल सर्विसेज के हिसाब से या उस स्तर की जो है वो डिटेल में नहीं पढ़नी है। एसएससी किस टाइप के एसएससी जो है वो या किस टॉपिक में से जो है वो हिस्ट्री के जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं, अपन वही टॉपिक्स को जो है वो यहाँ पर कवर करेंगे। और ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ये आप ये मान लें कि पिछले 5-6 साल के जो पेपर देखे हैं, ठीक है, मैंने, तो उसमें जो है वो कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, पुटअप जो है वो होते हैं, ठीक है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो अपन ये टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। क्योंकि देखें एसएससी ने तो कोई सिलेबस दे नहीं रखा है कि आपके जो है वो हिस्ट्री के अंदर ये है या एंशिएंट या मिडाइवल के अंदर ये है। तो ये अपन को पता चला है प्रीवियस पेपर से। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे, देखें, गुप्ता डायनेस्टी के सॉरी गुप्ता क्या, मौर्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य। देखिए मौर्य के ऊपर भी जो है वो सवाल लगते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, चाणक्य का, ठीक है। जैसे ये कई बार पूछ लिया एसएससी ने कि बताइए मेगास्थनीज किसके दरबार में जो है वो आया था। तो ये एक बड़ा फेमस जो है वो फिलोसोफर भी हुआ है, राइटर भी जो है वो हुआ है, मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है वो प्रेजेंट हुआ था। जैसे मेगास्थनीज की किताब है इंडिका, इस इंडिका के ऊपर जो है वो कई बार जो है वो सवाल पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसार हो गए, ठीक है, अशोक हो गए, अशोक के जो है वो अभिलेख हो गए, अशोक के शिलालेख हो गए, कलिंग का युद्ध हो गया। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे किसमें, मौर्य के अंदर। अब देखें मौर्य के बाद क्या होता है कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है, मगध जब डिस्ट्रॉय होता है, मगध जब कमज़ोर जो है वो पड़ता है, तो इसके बाद देखें भारत के ऊपर अलग अलग ताकतों ने जो है वो हमला किया। भारत के ऊपर शक भी आए, भारत के ऊपर जो है वो कुषाण भी आए, भारत के ऊपर जो है वो हुण भी आए, भारत के ऊपर जो है वो सातवाहन भी जो है वो आए। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण है, देखें, एक तो शक और एक कुषाण, अपन इनके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। एसएससी के नज़रिए से, एसएससी के पेपर के लिए शक और कुषाण जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये कौन थे, जैसे आपने कुंजुल कड़फिशस है, विम कड़फिशस है, कनिष्क एक राजा हुआ है जिसके समय में चौथी बौद्ध संगति जो है वो हुई थी, जिसके द्वारा 78 एडी के अंदर शक संवत जो है वो शुरू किया गया था। तो शक और कुषाण के बारे में जो है वो अपन पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी जो है वो सवाल लगते हैं। अब इसके बाद देखें शक कुषाण के बाद जो है वो टॉपिक आता है गुप्ता डायनेस्टी। तो ये कौन सा टॉपिक हो जाएगा, तो 6ठा नंबर शक कुषाण हो गया। अब 7वां नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ये 7th नंबर हो जाएगा गुप्ता साम्राज्य, गुप्ता डायनेस्टी। देखें गुप्त साम्राज्य या गुप्ता साम्राज्य में, इसके ऊपर देखें, ये भी एसएससी का अगेन फेवरेट है। यहाँ से मान करके चलो कि आप एक सवाल लग सकता है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर लगेगा तो एसएससी जो है वो इसको बड़ी तवज्जो जो है वो देती है, गुप्त जो है वो साम्राज्य को। जैसे इसमें समुद्रगुप्त हो गए, समुद्रगुप्त के ऊपर सवाल बनते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न थे, कालिदास वगैरह थे, उनके ऊपर सवाल लगते हैं। जैसे चंद्रगुप्त सेकंड के समय में एक चाइनीज़ ट्रेवलर था, ठीक है, जिसका नाम था आपके फाहियान। तो फाहियान जो है वो भारत की जो है वो यात्रा करता है, तो फाहियान के बारे में हो गए। तो और भी जैसे कुमारपाल थे, ठीक है, कुमारगुप्त थे, सॉरी बुद्धगुप्त वगैरह थे, पुरुगुप्त वगैरह थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। तो इनके समय में कौन सी इमारतें बनी, कौन सी कोई किताब जो है वो लिखी गई, तो ये अपन को जो है वो पढ़ना है। और कोई राजा अगर कोई पॉलिसी वगैरह लेकर के आया तो। फिर देखें जब गुप्ता डायनेस्टी आते आते अपन किस में प्रवेश कर गए हैं, देखें एडी के अंदर, क्योंकि लगभग 240-250 एडी पकड़ लो आप राउंड फिगर में, 250 एडी से जो है वो गुप्ता साम्राज्य का जो है वो टाइम पीरियड क्या होता है, शुरू होता है। अब गुप्त साम्राज्य का देखें जब डिक्लिनेशन आता है, पतन आता है, ठीक है, ये जो है वो लगभग 500-550 एडी आते आते जो है वो गुप्त साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तब देखें नॉर्थ इंडिया के अंदर एक शासक बनता है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है। ये भाई साहब थे पुष्यभूति वंश के, आगे पढ़ेंगे अपन। अब हर्षवर्धन अगेन एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हर्षवर्धन के समय में जो है वो आपने जैसे चाइनीज़ ट्रेवलर सुना होगा, जैसे अपन ने भी जिक्र किया मैंने कि जैसे फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में जो है वो आया था। और एक चाइनीज़ ट्रेवलर हुआ है हवेन सांग, या हुएन सांग भी जो है वो कहते हैं। तो हवेन सांग जो है वो हर्षवर्धन के समय में जो है वो भारत जो है वो आया था। तो हर्षवर्धन के समय में कौन सी किताबें लिखी गई थी, इसने खुद ने कौन सी किताबें लिखी थी, इसके दरबार में जो है वो कौन पोएट वगैरह जो है वो हुआ करते थे।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपन को याद करनी है, क्योंकि सीधे सीधे एग्ज़ाम में जो है वो पूछी जाती है। अब हर्षवर्धन ये भी एडी में चलता है, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड है लगभग 600 एडी के जो है वो आसपास। अब हर्षवर्धन के बाद तो देखें ये 8 टॉपिक हैं जो अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, एंशिएंट हिस्ट्री के जो है वो अंदर, क्योंकि इसमें से सीधे सीधे सवाल जो है वो लगते हैं। अब जैसे ही हर्षवर्धन का जो है वो पतन होता है, देखें ईयर आता है 712 एडी, और यहीं से शुरुआत होती है मध्यकालीन भारत के इतिहास की, क्योंकि ये टाइम आते आते मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री। तो एंशिएंट के अंदर अपन को टोटल कितने टॉपिक्स जो है वो पढ़ने हैं एसएससी के हिसाब से, ये टोटल वो 8 टॉपिक है। और इसके साथ देखें एक साउथ का अगर मैं जोड़ूँ यहाँ पर 9th टॉपिक, तो अपन एक चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी जो है वो सवाल बनते हैं, ठीक है। चोल साम्राज्य के जो शासक वगैरह थे, जैसे परांतक थे, ठीक है, राजेंद्र जो थे, राजराज वगैरह जो है वो शासक हुए हैं, विजयालय वगैरह जो को फाउंडर थे आपके चोला डायनेस्टी के, तो इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन अपन को बहुत ज़्यादा साउथ का और वो हिस्ट्री जो है वो डिटेल में या बहुत ज़्यादा डिटेल में, इतना भी बहुत है, अगर अपन इतना भी आप पढ़ लेंगे और जितना यहाँ पर अपन पढ़ेंगे ना, तो ये आप मान करके चलो कि आपके एंशिएंट हिस्ट्री से कभी भी इससे बाहर जो है वो प्रश्न नहीं जाएंगे एसएससी के अंदर। इसकी तो आपको जो है वो गारंटी देते हैं कि एसएससी इन टॉपिक्स के बाहर से तो जो है वो नहीं पूछेगी। अपन इतनी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लेंगे कि आपके कभी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा। तो एक ये चोल डायनेस्टी, तो टोटल 9 टॉपिक है जो अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, प्राचीन भारत के जो है वो इतिहास के अंदर। अब इसके अलावा मान लीजिए कोई इक्का दुक्का छोटा रह भी जाता है तो वो पढ़ते वक्त सीक्वेंस में जो है वो आ जाएगा, हालांकि मैंने सारी बातें जो है वो लिख दी है। तो इसके बाद देखें, अब जैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री का अगर मैं यहाँ पर एक टाइमलाइन लिखूँ तो देखें सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 712 एडी, ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये है एंशिएंट हिस्ट्री का। अब एसएससी के अंदर देखें मिडाइवल हिस्ट्री शुरू होती है, या मिडाइवल हिस्ट्री वैसे ही शुरू होती है 712 से, और एसएससी के अंदर जो है वो अपने मिडाइवल हिस्ट्री में क्या टॉपिक पढ़ने हैं, तो बड़ा सिंपल है, 2-3 टॉपिक है मोटा माटी अगर अपन देखें तो। देखिए 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही जो है वो सिंध के ऊपर हमला करता है, वहीं से जो है वो शुरुआत होती है किसकी, एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री की जो है वो शुरुआत होती है मोहम्मद बिन कासिम के जो है वो अटैक से। तो अब मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर अपन को पढ़ना क्या है, देखें एक तो जो है वो अपन को पढ़ना है सल्तनत काल, सल्तनत काल सीधा। सल्तनत काल में क्या है साहब कि मोहम्मद बिन कासिम 712 के अंदर हमला करता है। मोहम्मद बिन कासिम के जो है वो बाद में महमूद गजनवी का आपने नाम सुना होगा, वो हमला करता है। फिर मोहम्मद गौरी आता है, मोहम्मद गौरी ने कौन कौन से युद्ध लड़े, और फिर उसके बाद जो है वो उसका जो गुलाम था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपन को सीक्वेंस में पढ़नी है। तो इसी पूरे को जो है वो क्या कहते हैं, सल्तनत काल। सल्तनत काल आप ये समझ लो कि 1526 तक चलेगा। तो इसमें खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सोती ये आपके लोधी वंश, ठीक है, आपके खिलजी डायनेस्टी वगैरह, ये आपके ये सैयद वंश वगैरह, और ये सारे जो है वो आ जाएंगे। तो सल्तनत काल में बेसिकली अपना फोकस क्या रहेगा, देखें एक तो युद्धों के ऊपर कि कौन सी बैटल किस ईयर के अंदर हुई है, किस शासक ने जो है वो कौन सी इमारत का जो है वो निर्माण करवाया है, कंस्ट्रक्शन जो है वो करवाया है, और किस राजा के समय में जो है वो कौन सी किताब लिखी गई है। क्योंकि देखें इस बार जो है वो एसएससी ने किताबों के ऊपर सवाल पूछे हैं। जैसे मैंने अभी शुरुआत में जो है वो बताया था कि तबकात नासिरी की जो है वो राइटर कौन है, तो वो हसन निज़ामी जो है वो राइटर थे। तो बुक्स हो गई, आर्किटेक्चर हो गया, बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, वॉर्स वगैरह हो गई, किस ईयर में जो है वो कौन सी वॉर वगैरह हुई है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपन को पढ़नी है किसमें, सल्तनत काल के अंदर। और हिस्ट्री के अंदर देखें यही चीज़ें पढ़नी है बेसिक अपन को बहुत ज़्यादा इनकी डिटेल्स वगैरह और जो है वो गहराई में जो है वो नहीं उतरना है। अपन को काम की चीज़ें जो है वो देखें अपन पढ़ेंगे फ़िल्टर करके, क्योंकि अपना पर्पस ये है कि अपना क्वेश्चन जो है वो सही होना चाहिए। अपन यहाँ पर हिस्टोरियन बनने के लिए जो है वो आए नहीं है कि अपन इतनी हिस्ट्री पढ़ लें और इतनी एसएससी के रेलेवेंट, देखें रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी बेहद ज़रूरी है। अपन को कोई भी एग्ज़ाम के इररेलेवेंट चीज़ें जो है वो नहीं पढ़नी है। अपन को एनर्जी उस जगह वेस्ट करनी ही नहीं है, ठीक है, या दिमाग उस जगह जो है वो लड़ाना ही नहीं है, या अननेसेसरी के डेटा को जो है वो दिमाग में फीड ही नहीं करना है। आप वो डेटा ना पढ़ें
जो कि इररेलेवेंट है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप ज्ञानी बन जाए, ठीक है, आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो डेटा आपके दिमाग में चला जाएगा, पर उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से जो है वो क्वेश्चन नहीं लगेंगे। और अपना पर्पज़ ये है कि पेपर को जो है वो क्रैक करना। पहली प्रायोरिटी ये है कि अपने येन केन प्रकार नंबर आने चाहिए, ठीक है, पेपर में जो है वो पास करना है, लिस्ट में नाम आना चाहिए, तो ज्ञानी नहीं बनना है अपन को। तो अपनी यहाँ पर जो इस संस्था के जो है आपके प्लेटफॉर्म पर, तो यहाँ पर पूरी अप्रोच यही रहेगी कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड और एग्ज़ाम रेलेवेंट, परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो परीक्षा के लिए प्रासंगिक है, उन चीज़ों को ही जो है वो अपन कवर करें। तो एसएससी के लिए ये सब एसएससी के हिसाब से अपन पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे, देखें, मुगल टाइम पीरियड, ठीक है, मुगल काल। और इसमें भी देखें अपना फोकस किसके ऊपर रहेगा, फिर मैं आपको बताऊं, ठीक है। अपना फोकस रहेगा एक तो वॉर किस ईयर में क्या हुई, कोई मेजर वॉर, इमारतें, ठीक है, कौन सी बिल्डिंग किसके समय जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो हुआ है, किस ऑथर के द्वारा कौन सी बुक जो है वो लिखी गई है, और बहुत ज़्यादा मेजर बुक है अगर महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा मुगल के दौर में अकबर के जो है वो दरबार में हुआ करते थे आपके अबुल फजल। अब अबुल फजल ने जो है वो आइन ए अकबरी एक किताब लिखी, हालांकि वो अकबरनामा 3 वॉल्यूम है, अकबरनामा 1, अकबरनामा 2, अकबरनामा 3। जो अकबरनामा 3rd वॉल्यूम है उसी को जो है वो आइन ए अकबरी के जो नाम से जो है वो जाना जाता है। तो इसके ऊपर जैसे सीधे सवाल बनते हैं, तो अपन को बिल्डिंग्स, बुक्स, कोई मेजर पॉलिसी जो है वो अगर कोई लेकर के आया है और कोई बड़ा युद्ध वगैरह हुआ है तो उसका ईयर वगैरह अपन को याद रखना है। तो ये हो गया साहब आपके मुगल टाइम पीरियड। तो मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर ये दो ही चीज़ें हैं, सल्तनत काल और मुगल काल। अब आते हैं, देखें अपन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर, मॉडर्न। तो देखें मिडाइवल का टाइम पीरियड क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ठीक है, या यहीं पर लिख देता हूँ, मध्यकालीन का। मध्यकालीन का टाइम पीरियड क्या हो गया, 712 से 1707। क्योंकि देखें 1707 में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 1707 के अंदर औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है, और औरंगज़ेब की डेथ से ही मुग़ल एम्पायर में डिक्लाइन होता है, और वहीं से शुरुआत होती है किसकी, मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री का अपन टाइम पीरियड क्या लिख देते हैं, 1707 से 1947। 1947 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, गोरे लोग जो है वो भारत छोड़ करके गए थे, ठीक है, भारत को जो है वो आज़ादी मिल गई थी। अब आधुनिक भारत के इतिहास में अपन को पढ़ना क्या है, देखें हिंदी में क्या कहेंगे, आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास। देखें आधुनिक इतिहास में सबसे पहला चैप्टर रहेगा अपना मुगलों का पतन। मुगलों का पतन। देखिए मिडाइवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या है, 712 से 1707। एंशंट हिस्ट्री का जो है वो टाइमलाइन जो है वो क्या रहेगी, 2350 ईसा पूर्व से 712 जो है वो एडी। तो 2350 बीसी से 712 एडी, और 712 एडी से 1707 एडी, ये मिडाइवल हिस्ट्री हो गई, वो एंशंट हिस्ट्री हो गई। और 1707 एडी से 1947 एडी जो है वो अपना मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तो मुगलों का पतन, तो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। देखिए एक तरफ तो ये मुगल लोग जो है वो ख़त्म जो है वो हो जाते हैं, ठीक है, मुगलों का जो है वो पूरा तरीके से जो है वो पतन जो है वो हो जाता है। वो कैसे होता है अपन एक एक शासक जो है वो देख लेंगे, औरंगज़ेब की डेथ के बाद क्या घटनाक्रम वगैरह होता है। अब मुगलों का जब पतन होता है तो देखें भारत के अंदर कई रियासतों का जो है वो उदय होता है। अब दिखती बात है, मुगलों ने एक पूरी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो है वो बना रखा था। अब वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जब वीक पड़ता है, वीक क्या पड़ता है, पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, पतन हो जाता है। तो उसके बाद जो है वो रीजनल जो प्रिंसली स्टेट्स थे, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे मैसूर हो, चाहे मराठा ताकत हो, तो इनको मौका मिलता है राइज करने का। तो राइज ऑफ रीजनल पावर, राइज ऑफ रीजनल पावर, क्षेत्रीय शक्तियों को जो है वो ताकतवर बनने का मौका मिलता है। तो इसमें अपन मराठा वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, राजा रणजीत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे यूरोपियंस। देखिए ये तीनों घटनाएं पैरेलल चल रही है। देखिए ये मैं, आप समझ गए होंगे, मैं केवल अभी आउटलाइन बता रहा हूँ। तो अभी आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप लोड मत लीजिएगा, बिल्कुल भी तनाव जो है वो नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, ये सब चीज़ें आगे आएगी।
ये केवल एक आपको इंट्रोडक्शन कराने के लिए है कि हिस्ट्री में चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही है और अपन को जो है वो कैसे चीज़ें पढ़नी है और समझनी है। तो एक तरफ तो देखें मुगलिया सल्तनत जो है वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। औरंगज़ेब के बाद जितने भी मुगल शासक वगैरह हुए सब के सब जो है वो निकम्मे और निठल्ले, उनके बस का जो है वो कुछ भी नहीं है। उसी के पैरेलल में जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, क्या है, क्षेत्रीय शक्तियां, उनका राइज हो रहा है। और तीसरा यूरोपियन, तो क्षेत्रीय शक्तियों का जैसे मराठा वगैरह आगे आएंगे वो राइज कर रहे हैं। ये सब पैरेलल हो रहा है, समानांतर हो रहा है। और इसी के पैरेलल में भारत आ गए हैं कौन, यूरोपियंस, जिसमें आपके ब्रिटिशर्स भी आए, डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए, स्वीडिश भी आए। और अंततः जो है वो भारत पर राज किया किसने, इन इंग्लैंड वालों ने। ये ताकतवर जो है वो थे। और ये जब पैरेलल घटनाक्रम हो रहा है कि ये भी हार रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, इनका राइज जो है वो हो रहा है, यूरोपियंस भारत में जो है वो आ रहे हैं, तो इस कड़ी के अंदर सबसे ताकतवर शक्ति उभर करके आती है कौन, इंग्लैंड। और इस इंग्लैंड ने मुगलों को जो है वो ख़त्म किया, परास्त किया। जितनी भारत में क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, रीजनल पावर्स थी, उनको अपने कंट्रोल में जो है वो किया। और इंग्लैंड के साथ जो और यूरोपियंस वगैरह जो है वो आए थे, इनके ऊपर भी जो है वो कंट्रोल किसने जो है वो किया, इनको अपने नियंत्रण में जो है वो किसने लिया, ठीक है, इन इंग्लैंड वालों ने। और पूरे भारत के अंदर जो है वो एकमात्र शक्ति बची कौन, वो इंग्लैंड जो है वो बचती है। अब देखें फिर अपन तो इनको पढ़ना है, ये पढ़ना है, यूरोपियंस को पढ़ना है और इंग्लैंड वालों को पढ़ना है। इंग्लैंड में भारत के अंदर कैसे गवर्नर जनरल हुए, टोटल 34 की लिस्ट है, अपन 34 की लिस्ट जो है वो पूरी पढ़ेंगे, एक एक गवर्नर जनरल को, कौन सा गवर्नर जनरल क्या मेजर पॉलिसी जो है वो लेकर के जो है वो आया और किस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट वगैरह पड़ा। और जब देखें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू करती है, तो उसके बाद गुस्सा फूटता है, 1857 रिवोल्ट। और यहीं से अपनी आज़ादी की जो है वो लड़ाई क्या होती है, शुरू होती है। तो ये पढ़ने के बाद ब्रिटिशर्स पढ़ते पढ़ते, ये तो पैरेलल में चलेंगे इंग्लैंड वाले तो अंत तक, 1857 से हमारा क्या शुरू हो जाता है, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट मूवमेंट, आज़ादी की लड़ाई का संघर्ष, जो कि एसएससी के नज़रिए से सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और यहाँ से जो है वो मान करके चलो प्रश्न यहीं से लगते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से। हालांकि अपन को सब पढ़ना है, ठीक है, पता नहीं प्रश्न कहाँ से लगे, पर अगर आप पेपर्स वगैरह देखेंगे तो मेजॉरिटी में इस सेक्शन को आपको एम्फेसिस करना है। आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले जो है वो आज़ादी का और ये इंग्लैंड वालों का, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सेक्शन के ऊपर रहेगी। उसके बाद अपन को आप जो है वो एंशिएंट और मिडाइवल जो है वो पढ़िएगा। और यहाँ पर अपन भी इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, देखें, ठीक है, जो पेपर का वेटेज है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे अपन। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, फिर अपन पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री और फिर पढ़ेंगे अपन मिडाइवल हिस्ट्री। ये अपना पढ़ने का सीक्वेंस रहेगा, मॉडर्न, एंशिएंट और मिडाइवल। और तीनों में कोई लिंक नहीं है, तो उसका भी आप तनाव बिल्कुल मत लेना कि ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो एंशिएंट नहीं पढ़ी है तो मिडाइवल समझ में नहीं आएगी और मिडाइवल नहीं पढ़ी है तो मॉडर्न समझ में नहीं आएगी। नहीं, तीनों का लिंक नहीं है। आपको मॉडर्न आसानी से समझ में आएगी, भले आपने एंशिएंट और मिडाइवल नहीं पढ़ रखी है, क्योंकि दोनों का रिलेशन ही जो है वो नहीं है। हाँ, ज़बरदस्ती रिलेशन निकाले तो निकल जाएगा, वैसे समझने के हिसाब से कुछ नहीं, ईजिली मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। और फिर मॉडर्न के बाद अपन एंशिएंट पढ़ेंगे और एंशिएंट के बाद मिडाइवल पढ़ेंगे। और मॉडर्न इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा लगेंगे और नंबर जो है वो वहाँ से ज़्यादा जो है वो अपन को प्राप्त होते हैं, इसलिए मॉडर्न पढ़ेंगे। तो देखें, आज़ादी का संघर्ष, तो 1857 रिवोल्ट पूरा चैप्टर आता है। ये टॉपिक मंगल पांडे वगैरह का आपने नाम सुना होगा, कैसे जो है वो रॉयल एनफील्ड गन दी जाती है, बैरकपुर कंटोनमेंट के अंदर, बैरकपुर छावनी में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी, फिर उनको फांसी वगैरह जो है वो हो जाती है। तो कब क्या हुआ, फिर कैसे, जैसे ये कि क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 कब शुरू हुआ, 10 मई को शुरू हुआ, तो उस समय हालात क्या थे, क्यों रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, क्यों ये रिवोल्ट फेल जो है वो हो गया, इस रिवोल्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो निकल कर के आए, क्या परिणाम निकल कर के आए, ब्रिटिशर्स ने कैसे अपनी पॉलिसीज़ के अंदर जो है वो चेंज किया 1857 के जो है वो बाद में, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वगैरह जो है वो क्या है, फूट डालो और राज करो की जो है वो नीति। तो ये सारी चीज़ें अपन को जो है वो इसमें पढ़नी है। और यहीं से फिर आगे जाकर के कांग्रेस बनती है और कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो है वो नेतृत्व जो है वो किया, लीडरशिप जो है वो की। तो 1857 से शुरुआत है। अब
अपन अगर आज़ादी के आंदोलन को देखो मोटा माटी अगर देखें ना, एकदम मैं मोटे तौर पर बता रहा हूँ, तो इसको अपन दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। देखें, एक तो सबसे पहला रहेगा, देखें गांधीयन युग, गांधी युग, कि गांधी जी आते हैं 1915 के अंदर, ठीक है, और गांधी जी ने फिर स्वतंत्रता आंदोलन को जो है वो आगे बढ़ाया। हालांकि गांधी जी के आने के पहले कांग्रेस आज़ादी का नेतृत्व कर रही थी। 1905 में बंगाल विभाजन वगैरह होता है, उसके पहले दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे, बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो थे, फिरोज शाह मेहता थे, ये सब कर रहे थे। लेकिन अगर अपन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें एसएससी के, तो इंडिपेंडेंट जो मूवमेंट है उसके अंदर गांधी वाला जो चैप्टर है कि गांधी जी जो है वो आते हैं और कैसे उन्होंने चंपारण का जो है वो मूवमेंट किया, खेड़ा का सत्याग्रह किया, नॉन कोऑपरेशन किया, सिविल डिसोबीडियंट वगैरह, तो इनको जो है वो अपन को समझना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो पढ़ना ही है, जो 1885 बनती है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दो चैप्टर आ जाएंगे 1857 के जस्ट बाद। इनको पढ़ने के बाद, ठीक है, सीधा आता है गांधी, और दूसरा आता है, देखें, एक क्रांतिकारी, क्रांतिकारी जिसको अपन क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। तो इनको अपन को जो है वो समझना है। तो हिस्ट्री में वो तीन टॉपिक जो अपन ने अभी लिखे थे, ठीक है, मुगलों का पतन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, यूरोपियंस का भारत में आगमन, फिर उसके बाद 1857 का गुस्सा फूटा जब अंग्रेज़ों ने हमारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना जो है वो शुरू किया। आम लोगों के अंदर जो है वो गुस्सा वगैरह हो जाता। आम लोग तो क्या थे, बेसिकली सैनिक वगैरह थे। अब 1857 के नतीजे ये होते हैं कि दो पॉलिटिकल पार्टी बनती है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो इसको जो है वो अपन को समझना है, इसमें बंगाल विभाजन वगैरह सब आ जाएंगे। और उसके बाद एंट्री हो जाती है इंडिया के अंदर किसकी, गांधी जी की। और फिर स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर जो है वो गांधी जी के हाथ में चली जाती है, पूरी डोर और पूरा नेतृत्व। और उसी बीच, उसी पैरेलल के अंदर जो है वो भारत के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो होते हैं, जिसमें आपने भगत सिंह वगैरह के नाम सुने होंगे। हालांकि इसके भी दो चरण है, देखें, क्रांतिकारी आंदोलन के, तो अपन वो दोनों चरण देख लेंगे। और मेजर है, जैसे अपने भगत सिंह वगैरह का आपने नाम सुना होगा, सुखदेव थे, चंद्रशेखर थे, राजगुरु थे, अशफाकुल्ला खान थे, राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, काकोरी कांड क्या था, कैसे एचआरए बनता है, HSRA, भगत सिंह से जुड़ी हुई जो है वो बातें। तो वो सारी चीज़ें अपन किस में पढ़ेंगे, क्रांतिकारी, क्योंकि देखिए क्रांतिकारियों की जो है वो विचार थोड़े गांधी जी से जो है वो अलग हुआ करते थे। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। और फिर लंबे चौड़े संघर्ष के जो है वो बाद 1947 में जा करके भारत को जो है वो आज़ादी प्राप्त होती है। 15 अगस्त सन 47 को हम आज़ाद हुए। तो ये रहेगा हिस्ट्री का जो है वो पैटर्न। तो अगर अपन एक मोटा मोटी देखें, एक ओवरव्यू, तो एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत 2350 BC से 712 AD, मध्यकालीन इतिहास 712 AD से 1707 औरंगजेब की डेथ, और आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न 1707 से 1947 AD। तो ये है हिस्ट्री की जो है वो टाइमलाइन। और इस बीच मैंने आपको जो है वो टॉपिक्स बता दिए हैं कि अपन को एसएससी के हिसाब से क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो बस ये अपना जो है वो पढ़ाने का सीक्वेंस भी यही रहेगा। सबसे पहले अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक बताएं उसी सीक्वेंस में अपन आगे बढ़ेंगे, चीज़ें आगे जो है वो बढ़ेगी। और इससे बाहर आज तक सवाल नहीं गए हैं, आप पेपर उठा करके जो है वो देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। फिर उसके बाद अपन एंशिएंट पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद अपन मिडाइवल जो है वो पढ़ेंगे। तो पहले ये, फिर ये, और फिर ये, और जैसे टॉपिक बताए हैं उसी टॉपिक्स के सीक्वेंस में जो है वो अपन यहाँ पर चीज़ें कवर करेंगे एक एक टॉपिक को, ताकि प्रश्न जो है वो गलत होने की संभावना ही ना हो। तो देखें, अभी आप हेडिंग लगाइएगा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो इस चैप्टर 1 से अपन शुरुआत करेंगे। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, हिंदी में क्या कहेंगे साहब इसको, मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य का पतन। अब देखें, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का जो है वो पतन। अब ये चैप्टर 1 है मॉडर्न हिस्ट्री में। अब होता क्या है, देखें, मार्च 1707 के अंदर
जो औरंगजेब था, औरंगजेब, इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। औरंगजेब भाई साहब जो है वो खुदा को प्यारे हो जाते हैं, औरंगजेब की जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो इन मार्च 1707 औरंगजेब डाइड, मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। अब औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है, तो यह आपको पता है कि ये मुगल एम्परर था, मुगल बादशाह था, तो मुगल बादशाह का पद जो है वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। अब इसके जो उस समय 3 बेटे थे, देखिए एक बेटा था मुअज्जम, एक बेटा था मोहम्मद आजम, मोहम्मद आजम, और एक बेटा था मोहम्मद काम बख्श, काम बख्श। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, मुअज्जम, मुअज्जम मोहम्मद आजम, और एक था मोहम्मद काम बख्श। अब ये तीनों जो इसके बेटे थे ना, देखें, ये आपस में ये तीनों जो है वो सत्ता प्राप्ति को लेकर के क्या करते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। मुअज्जम की ये महत्वाकांक्षा थी कि वो गद्दी के ऊपर जो है वो बैठे, मोहम्मद आजम की जो है वो ये महत्वाकांक्षा थी कि वो गद्दी पर बैठे, और मोहम्मद काम बख्श ये महत्वाकांक्षा थी। तीनों महत्वाकांक्षी थे, तीनों भाई आपस में लड़ते हैं, और इन तीनों के बीच में एक युद्ध होता है जो अपन को याद रखना है कि जून 1707 में एक युद्ध लड़ा गया इन तीनों के बीच में, और इस युद्ध को कहते हैं जाजो का युद्ध, बैटल ऑफ जाजो, बैटल ऑफ जाजो, जाजो का युद्ध। तो हालांकि आज तक एसएससी ने ये पूछा नहीं है और इतना कुछ महत्वपूर्ण है भी नहीं, पर चूंकि थोड़ा बहुत अपन को पढ़ना है ये, ठीक है, तो अपन को याद रखना है केवल कि जाजो का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया। जाजो का युद्ध हुआ था जून 1707 में। किसके बीच में हुआ, ये तीन जो अभी अपन ने नाम लिखे हैं, ठीक है, औरंगजेब के ये जो 3 बेटे हैं, मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद काम बख्श, और ये जो जाजो का युद्ध है, इसमें इस मुअज्जम ने क्या किया कि ये अपने दोनों भाइयों की क्या कर दी, हत्या कर दी, और अगला जो है वो मुगल एम्परर कौन बनता है, मुअज्जम। अब ये आपसे एसएससी जो है वो पूछ सकती है, देखें कि औरंगजेब की जो है वो डेथ के बाद मुगल बादशाह जो है वो कौन बना, तो मुअज्जम बना। अब ये याद रखिएगा आप, देखें ये जो मुअज्जम है ये मुगल बादशाह बनता है बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से, बहादुर शाह प्रथम। अब ये आप एक याद रखिएगा, अगर कभी कोई पूछ ले कि औरंगजेब की जो है वो मृत्यु के बाद अगला मुगल बादशाह कौन बना, तो अब याद रखिएगा बहादुर शाह प्रथम। और प्रथम इसलिए क्योंकि आगे सेकंड वगैरह आएंगे, और इस बहादुर शाह प्रथम को ही जो है वो किस नाम से जाना जाता था, मुअज्जम। और इसका टाइम पीरियड क्या है, 1707 से 1712। देखें ये औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक हुए हैं आगे, चाहे वो जहांगीर शाह हो, फरूख शेर वगैरह हो, तो इनके समय में ना तो कोई देखें इमारत बनी है, ना कोई आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट जो है वो हुआ है, कि स्थापत्य कला का विकास हुआ हो, कोई ज़बरदस्त भव्य इमारत बनी होगी अपन को याद रखनी है, ना इनके समय में जो है वो कोई किताब लिखी गई है, ठीक है, कि कोई बहुत बड़े ऑथर जो है वो थे इनके दरबार में, या पोएट वगैरह हुआ करते थे, या कोई बड़े लेखक थे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ना किताब लिखी गई है, ना इमारत जो है वो बनी है, केवल इनके नाम आते हैं। अपन को बस ये याद रखना है कि औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह फर्स्ट, 1707 से 12। टाइम याद रहे तो भी ठीक, वरना लोड मत लेना आप, कोई नहीं पूछने वाला है आपसे कि बहादुर शाह फर्स्ट का टाइम पीरियड क्या था। बहादुर शाह के बाद जो है वो अगला मुगल बादशाह औरंगजेब के बाद नंबर 2, उसका नाम था जहांगीर शाह। और देखिए ये सब के सब एक नंबर के सब नशेड़ी हुआ करते थे, नशे करते थे, ठीक है, शराब का नशा, अफीम का नशा, और नशे में डूबे रहते थे, और इसी के कारण जो है वो ये सब अयोग्य थे, और इनकी अयोग्यता का लाभ जो है वो बाद में क्षेत्रीय ताकतों ने जो है वो उठाया। तो इनसे जो है वो ये बिल्कुल भी ताकतवर नहीं थे। तो जहांगीर शाह ये भी खूब जो है वो नशीली प्रवृत्ति का जो है वो व्यक्ति था। तो इसका टाइम पीरियड ये तो कुछ महीनों के लिए ही बना था, 1712 से 1713। जहांगीर शाह के बाद आता है, देखें अगला फरूख शेर, फरूख
शेयर। फरूख शेयर का टाइम पीरियड है 1713 से 1720 पकड़ लो आप, 1713 टू 1720। हालांकि कई किताबों में आपको 19 भी मिलेगा, पर अपन को ईयर याद नहीं रखने, ईयर वैसे भी इतने महत्वपूर्ण जो है वो नहीं है। अब फरूख शेयर में आप एक चीज़ याद रखिएगा, इसने क्या किया देखें, इसके समय में इसने मराठों से एक ट्रीटी साइन की, मराठों के साथ एक संधि हुई, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ दिल्ली, ट्रीटी ऑफ दिल्ली, हिंदी में क्या कहते हैं, दिल्ली की संधि। अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखें फरूख शेयर मुगल बादशाह है 1713 से 20, उस समय ये टाइम आते आते देखें आगे अपन पढ़ेंगे, मराठों में एक पोस्ट हुआ करती थी पेशवा, पेशवा हुआ करते थे बालाजी विश्वनाथ, पहले पेशवा थे ये। अगर आपने मूवी देखी हो बाजीराव मस्तानी, तो उसमें जो बाजीराव फर्स्ट जो पेशवा थे, उनके पिताजी जो है वो यही हैं, बालाजी विश्वनाथ के ही जो है वो पुत्र हुआ करते थे, बाजीराव फर्स्ट, जो कि अपने मराठों के चैप्टर में जो है वो आएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, ऐसे बालाजी विश्वनाथ। अभी आपको केवल ये नाम याद रखना है बालाजी विश्वनाथ का, और कुछ याद नहीं रखना है। अब बालाजी विश्वनाथ और फरूख शेयर की आमने सामने मुलाकात होती है। मराठे बहुत ताकतवर थे, पेशवा बहुत ताकतवर थे, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ वगैरह खूब पावरफुल हुआ करते थे, और फरूख शेयर जो कि बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है, केवल नशे में जो है वो डूबा हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी ये जो मुगल एम्परर हुए हैं, जहांगीर शाह वगैरह, ये सब निकम्मे और निठल्ले किस्म के थे, ठीक है। दिन भर जो है वो नशे किया करते थे। तो बालाजी विश्वनाथ और फरूख शेयर के बीच में 1719 में दिल्ली की संधि हस्ताक्षर हुई। तो आपको लाइन क्या लिखनी है, 1719 में फरूख शेयर व पेशवा बालाजी विश्वनाथ के मध्य दिल्ली की संधि हस्ताक्षर हुई। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इन 1719 ट्रीटी ऑफ दिल्ली was signed between फरूख शेयर एंड पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो देखें आप ये पॉज करके जो है वो लिखते जाइएगा, मैंने एक बार जो है वो बोल दिया है। तो अब ये जो थी ना, देखें दिल्ली की संधि, दिल्ली की संधि बेसिकली क्या थी, बड़ी सिंपल जो है वो संधि है कि इस संधि के अंदर चूंकि देखें मराठे बहुत ताकतवर है, और अगर आप इंडिया का अगर अपन मैप देखें तो देखें ये इलाका जो है वो पूरा का पूरा किसका है, मराठों का। और इधर जो है वो बैठी है दिल्ली, ये रही इधर दिल्ली। अब ये मराठे लोग क्या करते थे, ये देखें दूर दूर की अगल बगल की सभी रियासतों के ऊपर हमला करते थे, और ये हमला करके जो है वो उनसे क्या वसूल करते थे, उनसे पैसे वसूल करते थे। और ये कहते थे कि हर रियासत छत्रपति को जो है वो नजराना भेंट करेगी, और जो रियासत छत्रपति को नजराना भेंट नहीं करेगी उसके ऊपर मराठा सेना जो है वो क्या करेगी, आक्रमण जो है वो करेगी। तो और बेसिकली ये मराठे दो तरीके के टैक्स वसूलते थे, जिसका नाम था एक तो चौथ और एक सरदेशमुखी। कौन कौन से दो टैक्स है, ये नाम याद रखना आप, चौथ और सरदेशमुखी। अब दिल्ली की संधि के अंदर फरूख शेयर जो कि मुगल बादशाह है 1719 के अंदर मराठों को ये कह रहा है कि आपको जितना चौथ और सरदेशमुखी वसूलना है वसूलें। पूर्ण रूप से इन मराठों को भारत के अंदर चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। और ये कहा गया कि दिल्ली आपके मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी, दिल्ली मुगल जो बादशाह है वो मराठे और पेशवाओं के मामले में जो है वो बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो देखें एक तरीके से इससे फरूख शेयर का जो है वो निकम्मापन जो है वो प्रदर्शित हो रहा है, कि वो ये कह रहा है कि साहब आप जो है वो जिसको पूरा लूटना है लूटें, केवल मेरे को छोड़ करके जो है वो आप पूरे भारत को लूटें, हम आपके मामले में जो है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्योंकि अगर देखें दिल्ली ताकतवर होती तो मराठे जो है वो राइज ही ना कर पाते। तो मराठों को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया गया 1719 के अंदर, ये दिल्ली की संधि में। और जब इनको ये अधिकार मिलता है तो आपको ये तो बेसिक चीज़ है कि अब मराठों ने लूट शुरू की, इन्होंने खूब पैसा जो है वो बनाया,
और जब इकोनॉमिकली ये राइस करेंगे तो दिखती बात है कि जो है वो इनके पास उससे और हथियार वगैरह आएंगे, वो और सेना वगैरह जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि पैसे से जो है वो इनकी ताकत जो है वो और बढ़ेगी। तो दिल्ली की संधि के बाद जो है वो मराठे ताकतवर थे और ताकतवर जो है वो बनते हैं। इसलिए अपन देखते हैं कि आगे जब बाजीराव फर्स्ट जब पेशवा बनते हैं तो लगभग दो तिहाई भारत के ऊपर, 2/3 इंडिया के ऊपर जो है वो मराठों का जो है वो नियंत्रण हुआ करता था। तो एसएससी आपसे क्या पूछेगी, दिल्ली की संधि कब हस्ताक्षर हुई? 1719। दिल्ली की संधि जो है वो किसके बीच में जो है वो हस्ताक्षर हुई? तो दिल्ली की संधि पेशवा बालाजी विश्वनाथ और मुगल बादशाह फरूख शेर के बीच में जो है वो हस्ताक्षर हुई। तो ईयर याद रख लेना, पेशवा का नाम याद रख लेना और मुगल बादशाह याद रख लेना, और 2 टैक्स याद रख लेना। मराठों को कौन से 2 टैक्स वसूलने के अधिकार दिए गए? कि फुल जितना लूटना है लूटो। उन टैक्स के नाम क्या है? चौथ और सरदेशमुखी। ये वो टैक्स है जो मराठे क्या करते थे, रियासतों से लेते थे। कि मान लीजिए इधर की कोई रियासत है, मराठा सेना इसके ऊपर हमला करेगी और कहेंगे कि ये 2 टैक्स दो, ठीक है। और टैक्स क्या है कि छत्रपति को जो है वो गिफ्ट देने, और जो टैक्स देने से मना करेगा, ठीक है, मराठा सेना उसके ऊपर जो है वो क्या करेगी, हमला करेगी। और मराठा इतने ताकतवर थे कि कोई रियासत जो है वो इनसे जो है वो डायरेक्ट पंगा नहीं लेती थी, ठीक है। सब अमूमन जो है वो टैक्स देते थे। और देखें आपको एक और फैक्ट बताऊं, ये जो फरूख शेर है ना, ठीक है, ये फरूख शेर की शादी हुई थी जोधपुर में। देखें जोधपुर के अंदर एक शासक हुए थे जसवंत सिंह, ठीक है। जसवंत सिंह औरंगजेब के जो है वो समय में थे। जसवंत सिंह की जब अफगानिस्तान के अंदर डेथ हो जाती है, एक जगह पड़ती है जमरूद का थाना नामक स्थान, तो जसवंत सिंह के जो है वो बेटे हुआ करते थे अजीत सिंह। अब जसवंत सिंह के जो है वो सेनापति हुआ करते थे दुर्गादास जी। अब दुर्गादास जी लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया कि कैसे भी करके अजीत सिंह को जो है वो दिल्ली से छुड़वाया जाए और मारवाड़ की गद्दी पर बैठाया जाए। और औरंगजेब के जीते जी जो है वो अजीत सिंह कभी राजा बन नहीं सकते थे, पर जो है वो दुर्गादास जी ने दिल्ली से अजीत सिंह को जो है वो छुड़वाने के लिए सब चीज़ें मैनेज कर दी और छुड़वा भी जो है वो दिया था, ठीक है। और दिल्ली के अंदर जो है वो उनको एक गौरा नाम की जो है वो महिला ने सहायता वगैरह की थी, जिसको आज भी मारवाड़ की पन्ना धाय के नाम से जो है वो जाना जाता है। बाद में दिल्ली से जो है वो अजीत सिंह को निकलवाया गया और जो है वो उनको सिरोही में जो है वो रखा गया, कालिंदरी नामक गाँव के अंदर वगैरह जो है। और देखें बाद में जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो औरंगजेब की डेथ के बाद में अजीत सिंह जो है वो शासक बने। और अजीत सिंह जब शासक बनते हैं तो अजीत सिंह की बेटी थी इंदु कंवर, और इंदु कंवर की जो है वो शादी हुई थी, देखें किसके साथ में, ये फरूख शेर के साथ में जो है वो हुई थी। तो जो अजीत सिंह के बेटे थे, अजीत सिंह की बेटी थी सॉरी, ठीक है, इंदु कंवर और फरूख शेर की शादी, ये कहते हैं कि ये अंतिम राजपूत और मुगलों का जो है वो विवाह था। इसके बाद जो है वो कोई भी राजपूत और मुगलों के विवाह के जो है वो उदाहरण नहीं मिलते हैं। और सबसे पहला विवाह हुआ था 1762 के अंदर, 1762 के अंदर जो है वो अकबर और भारमल की जो बेटी थी हरकाबाई, जिनको हरफाबाई भी कहते हैं और जिनको मुगल दरबार में मरियम उज जमानी के नाम से भी जो है वो जाना जाता था। तो वो सबसे पहला विवाह था कि अकबर और हरकाबाई का, ठीक है। देखिए अकबर की शादी जोधा के साथ नहीं हुई थी, ठीक है। जोधाबाई की शादी जो है वो, जो कि मोटा राजा उदय सिंह जी की बेटी थी, ठीक है, जोधाबाई, जिनको जगत गोसाई के नाम से भी जो है वो जाना जाता था। तो जोधाबाई का विवाह हुआ था सलीम के साथ में, जहांगीर, जो कि अकबर के जो है वो सुपुत्र हुआ करते थे। अकबर की जो है वो शादी हुई थी हरकाबाई के साथ में, जो कि पहला विवाह था राजपूत और मुगलों का, और ये जो है वो अंतिम विवाह था। हालांकि ये आपके एसएससी में नहीं है, राजस्थान की हिस्ट्री में जो है वो ये आता है। अब देखें तो ये दिल्ली की संधि हो जाती है और फरूख शेर के बारे में आपको यही बातें याद रखनी है। अब 1719 में जैसे ही फरूख शेर की जो है वो क्या हो जाती है साहब, ठीक है, फरूख शेर की जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो अगला मुगल बादशाह जो कि 4th नंबर का है, ठीक है, वो कौन आता है साहब, मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला। तो और याद रखिएगा, देखें एसएससी ने जो है वो इसके ऊपर सवाल पूछा है कि रंगीला नाम से कौन सा मुगल बादशाह प्रसिद्ध हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, रंगीला। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1720 से 48 एडी। तो याद रखिएगा, अब नाम से पता चल रहा है, देखिए रंगीला, ठीक है। शराब वगैरह जो है वो खूब पिया करते थे, दिन भर जो है वो नशे में रहते थे, तो भाई के नाम में ही जो है वो क्या जुड़ गया, रंगीला जुड़ गया, रंगीन मिजाज का जो है वो ये हुआ करता था। तो एसएससी ने सवाल पूछा रंगीला नाम से कौन से मुगल बादशाह हुए,
तो मोहम्मद शाह भाई साहब हुए। अब देखिए इसके समय में जो है वो 2-3 घटनाएं जो है वो होती है, तो वो पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज की क्लास को अपन इतना ही रखेंगे। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय में कैसे इसने जजिया टैक्स को जो है उस ख़त्म किया, जजिया टैक्स था क्या, जजिया की हिस्ट्री क्या है, ईरान के जो है वो नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर जो है वो हमला किया, हमले के बाद जो है वो क्या होता है क्या नहीं होता है, तो नादिर शाह का हमला और जजिया टैक्स वगैरह इसने ख़त्म किया था। तो ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो अभी इस क्लास को इतना ही रखेंगे, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में इसके जो है वो आगे की जो है वो बातों के साथ में। तो बने रहिएगा पेगासस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।